गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब आप इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। औचित्य कहते हैं उपयुक्तता को, मतलब बराबरी की उपयुक्तता यहीं पर समाप्त नहीं होती। इसका एक और आधार भी उपलब्ध है। एक राजनीति के पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। जो राजनीति में लोग होते हैं उनका बहुत लोगों से पाला पड़ता है। तो अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। तो इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। कसौटी माने परीक्षा भी है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि लेखक कहते हैं कि एक आदर्श समाज में व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के आधार पर जाति विशेष के संबंध में दी गई राय सर्वथा अनुचित ही कही जाएगी। मात्र पुश्तैनी धन संपत्ति और व्यावसायिक प्रतिष्ठा के आधार पर, मतलब उसके पास खूब बाप दादाओं की जमीन जायदाद है और खूब पैसा है, तो इसके आधार पर किसी की भी योग्यता का आंकलन उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब उनकी बुद्धि थोड़ा देखी जा सकती है। अगर उसके पास खूब पैसा है अपने बाप दादाओं का, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की संपन्नता किसी के वश की बात नहीं होती। अतः मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयासों, जो कि उसके वश की बात है, जो उसने अपने प्रयास से हासिल किए हों, को ही योग्यता का आधार मानना न्याय संगत है, न्याय वाली बात है और व्यवहारिक भी है। तो यही नहीं, समता का व्यवहार एक राजनीतिज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय के अभाव और व्यस्त कार्यक्रमों के चलते उसके द्वारा समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देना कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। तो इसलिए एक सफल राजनीतिज्ञ को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदर्श व्यवहार करना चाहिए। ऐसा तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल तो है आपके लिए पाठ, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं आपको। भारतीय समाज में श्रम विभाजन या रोजगार जाति प्रथा के आधार पर तय किया जाता है। श्रम विभाजन कैसे? रोजगार और जाति प्रथा के आधार पर। तो श्रम विभाजन से पूर्व व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके कार्य के प्रति उसकी रुचि देखनी चाहिए, उसके अनुभव को महत्व देना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बाजार में वो पिछड़, जो भी व्यक्ति है, कई बार तकनीकों और परिवर्तित प्रक्रियाओं के कारण व्यवसाय संकट में पड़ जाता है। बाजार में वो पिछड़ जाता है तो भी उसे वह पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। फलस्वरूप वो भूखमरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता। तो इसी तरह कुछ नवयुवक अपनी जाति विशेष पर थोपे गए कार्य को, जो पेशा मिलता है, उन्हें पसंद नहीं करते, और क्योंकि उन्हें किसी अन्य पेशे में दक्षता प्राप्त होती है, तो ऐसे में कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी कार्य शुरू ना करने से वो बेरोजगारी रह जाती है। तो इसलिए बेरोजगारी बहुत पनप रही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा के प्रचार से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तो आई है। आज़ादी मिलने के बाद दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को छोड़कर ऐसी स्थिति आज देखने को नहीं मिलती। तो आज शहरी क्षेत्रों में भी सभी जातियों के व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से
अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की जाति प्रथा आधारित श्रम विभाजन की व्यवस्था आज के आधुनिक समाज में भी थोड़ी बहुत विद्यमान है। ठीक है, अब इसके आधार पर थोड़े से प्रश्न मिलेंगे आपको, जो करने पड़ेंगे आपको, समझ आए या ना आए। वो तो आपके पास बुक्स होती हैं, उसमें से थोड़ा सा पढ़ो इसको। थोड़ा सा मुश्किल है पाठ, आशा है समझ आया होगा आपको। सामने होते तो और बात होती है, तो वीडियो में तो जितना मुझसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। तो जितने भी प्रश्न आपको मिले उसके उत्तर अपनी किताब से अच्छी तरह से पाठ में पढ़ना।